मैंने सोचा तो ये था कि 7 जन्मों तक इस रिश्ते को निभाऊंगा, लेकिन 7 महीने भी ये रिश्ता टिक नहीं पाया। और मेरी पत्नी ना केवल मेरे से पैसे की मांग कर रही है, बल्कि 7 महीने में एक दिन भी उसने अपने हाथों से खाना बना करके नहीं खिलाया, और भी कई तरह की क्रूएलिटी की, और आज मेरे ही खिलाफ सारे केसेस कोर्ट में कर दिए हैं। मैं कैसे इससे निपटूं, कितना मुझे मेंटेनेंस देना होगा। मेरी जिंदगी जो मैं सपने देखता था बहुत हसीन होने वाली है, वो आज हेल बन चुकी है, और मैं लगता है कि मैं नर्क की जिंदगी जी रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट सुभाष सिंह, और मेरे साथ में डॉक्टर तरुणा एस गौर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, और इस विषय पर आप सवाल पूछेंगी। जी बताइए। देखिए, आज की स्थिति में जब हम देख रहे हैं एक पुरुष बहुत ही वल्नरेबल जैसा हो गया है प्राणी, उसके ऊपर कुछ भी हो जाता है। शादी के रिश्ते में पति का कोई दोष नहीं है, पत्नी खुद ही छोड़कर चली गई, उसके बावजूद भी क्या उसको मेंटेनेंस जैसी चीजें देनी पड़ेंगी, मुकदमे भी फेस करने पड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, 2-3 सिनेरियोज होते हैं। पहला चीज ये है कि पति को एनालाइज ये करना है कि पति नॉर्मली हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर आज भी ऐसा ही है कि जो पुरुष है वो काम करने के लिए जाएगा, महिला जो है वो घर पे रहेगी और खाना बनाएगी। यही सोशल स्ट्रक्चर मोटे तौर से जिम्मेदारियों का बंटवारा ऐसे ही है। बच्चों के परवरिश, जो कि उनका डे टू डे लाइफ की परवरिश जो है वो महिला के ऊपर ज्यादा होती है, और पुरुष जो है बाहर की जिंदगी, उनके लिए पैसे लाना, इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे समाज में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में डिवाइड की गई। ठीक है। हाँ, कुछ शहरी लोग ऐसे हैं जहाँ पे वो बराबरी के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें भी सामंजस्य बैठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अब सवाल ये है कि जब आपके बीच में विवाद हुआ, तो विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण, ये रिश्ता जो टूट रहा है उसके टूटने का कारण क्या है? अगर मान लीजिए ये रिश्ता टूट रहा है और उसका कारण अगर ये साबित कर देते हो आप कोर्ट में कि आप नहीं हो, यानी कि पति नहीं है, इसके टूटने का कारण पति नहीं है, तो पति को कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर पति ये साबित कर दे कि वो जेन्युइनली इस रिश्ते को निभाना चाहता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहता है, अपने पत्नी का भी खर्च उठाना चाहता है, लेकिन वैवाहिक रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता, तो उसको कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ठीक। तो अगर मान लीजिए ये साबित हो जाता है, फिर भी पत्नी नहीं उसके साथ रहती और वो मेंटेनेंस की डिमांड या रखती है, उसके साथ बच्चे हैं, तो बच्चे तो डिपेंडेंट हैं फादर के ऊपर, तो क्या उसे तब बच्चों के लिए देना होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पत्नी साथ में नहीं रहना चाहती, तो पत्नी क्यों नहीं साथ में रहना चाहती, उसके जेन्युइन कारण क्या है? क्या पत्नी का कहीं और अफेयर हो गया है? क्या पत्नी वास्तव में परेशान है किसी चीज से? क्या पत्नी वास्तव में अपने सास ससुर से परेशान है? क्या पत्नी वास्तव में किसी क्रूएलिटी को फेस कर रही है? या पत्नी वास्तव में ऐसा लग रहा है कि वो किसी पराये घर में है, उसको अपनापन जैसा नहीं महसूस हो रहा है? अगर इनमें से कोई भी कारण है और उस कारण की वजह से कुछ भी एक्शन हो रहा है, कुछ भी परिणाम निकल रहा है, तो अगर आप इस कारण को डायग्नोस करो और आपको ये पता चल जाए कि इन कारणों में आप नहीं हो, कहीं पे आपकी वजह से ये नहीं हो रहा है, पत्नी रिश्ते नहीं निभा रही क्योंकि उसका अफेयर हो गया, वो खुद जिम्मेदार है। पत्नी अपनी गृहस्थी नहीं संभाल रही है, वो खुद जिम्मेदार है। पत्नी वर्किंग है और आप बहुत ज्यादा लोड उस पर डाल रहे हो, आप जिम्मेदार हो। पत्नी जो है सो बच्चे हैं, बच्चे के पालन पोषण में बिजी है और आप जो है नौकरी छोड़ करके घर में बैठे हुए हो, आप जिम्मेदार हो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिम्मेदार हो तो कोर्ट के सामने भी ये बातें आ जाएंगी, और अगर आप जिम्मेदार नहीं हो, पत्नी जिम्मेदार है, पत्नी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा हुआ है, तो आपको सबूत इकट्ठे करने हैं खाली। ठीक है। और सबूत अगर आपके पास में होंगे, एविडेंस अगर आपके पास में होंगे, जिससे ये साबित हो सके कि पत्नी ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा है, पत्नी जानबूझ के इस रिश्ते को नहीं चलाना चाहती है, और तब जा करके अगर आप कोर्ट में ये साबित करते हो इन सारे चीजों को, तो आपको मेंटेनेंस से आप बच भी सकते हो।
तो ये तो साबित करना होगा, लेकिन होता क्या है, जैसे ही रिश्तों में खटास आई, पत्नी चाहती है कि छुटकारा मिल जाए पति से, तो उसके बाद में वो इस तरीके के केस लगा देती हैं, जैसे डीवी का लगा देंगी या फिर डॉरी का लगा देंगी, बहुत तरीके के। तो इन केसेस को किस तरीके से वो साबित करें कि भाई ये केसेस है ही नहीं, इसमें मेंटेनेंस के आधार है ही नहीं। पहली बात कि जब भी आपके ऊपर, पति के ऊपर केस होगा, तो केस होगा 498A, यानी डॉरी का आरोप आपके ऊपर लगाया जाएगा। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस का आपके ऊपर कोर्ट में केस किया जा सकता है। और तीसरा, आपसे मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। चौथा, चाइल्ड कस्टडी के लिए केस किया जा सकता है। इसके अलावा परेशान करने के लिए ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया जा सकता है, एक दूसरे के खिलाफ FIR किया जा सकता है, सो एंड सो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर से 3 केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, 498A एंड आपका मेंटेनेंस का केस। ये 3 केसेस मोटे तौर से होते हैं। अब मान लीजिए कि पत्नी गई है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में और मेंटेनेंस के केस में, दोनों ही केस को हम एक साथ लेके चलते हैं। इन दोनों केसेस में कोर्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए। मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट देखती है दोनों का इनकम, दोनों का कंडक्ट, ये भी देखा जाता है कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। पत्नी को कोर्ट में साबित करना पड़ता है। पत्नी अगर झूठी साबित हो गई कोर्ट में और पति अगर बिल्कुल अग्रेसिव होकर लगा रहा, तो पत्नी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, है ना, अगर उन्होंने झूठा केस कर दिया तो। इसमें पति के परिवार को कभी जेल नहीं होगा। अगर आपने गलती नहीं किया है, आपको डेफिनेटली आपको जेल नहीं होगा, आपको किसी तरह की कोई सजा नहीं होगी, कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। केवल ये हो सकता है कि आपको कोर्ट के डेट्स पे आना पड़े, आपको पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन इसके अलावा जेल जाना पड़े और आपकी सामाजिक बदनामी हो जाए, इस तरह से कोई चीज नहीं होती, है ना। बट लेकिन केवल ये है कि आपके पास में सबूत होने चाहिए और आप भी ऐसे कारण ना बने हो जिसके वजह से रिश्ता टूट रहा हो। जी। तो इस सिचुएशन में तो सबसे ज्यादा सफर करते हैं बच्चे। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि पत्नी चाहती है कि अब नहीं रहना, उसने फाइल कर दिया, अब बच्चे अभी छोटे हैं, माँ के पास ही हैं, तब तो पुरुष को देना ही पड़ेगा ना, फादर को देना ही पड़ेगा। मैं सबसे पहला चीज तो मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, आपने बच्चा पैदा किया, आपको अपने बच्चे के लिए पैसा देना, इसमें तो कोई पेन होना ही नहीं चाहिए आपको। लेकिन पेन ये है ना कि मेरे साथ मेरी गृहस्थी टूटी हुई है, उससे क्या हो गया, पैदा तो किया ना, बच्चा जिंदा तो है ना, वो खाना तो खा रहा है ना, आप उसके बाप तो हो ना, तो पैसे देने में क्या दिक्कत है। जब आपका बच्चा है, वो आपने पैदा किया, वो अपनी माँ के पास में है, माँ चाहे जैसी भी है, बाप आप हो, तो खर्चा देने से पीछे क्यों हट रहे हो। साथ होती तब भी देना, साथ होती तब भी दे। आप बच्चे के लिए खर्चा तो उठाओगे ही उठाओगे ना। आप चाहते हो क्या बच्चा जाके रोड पे भीख मांगे? जब आप ये नहीं चाहते हो तो वो कहां से खर्चा चलेगा, आपको देना ही पड़ेगा। तो बच्चा आपने पैदा किया तो खर्चा देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन होता क्या है फिर इस ऐसी सिचुएशन में, अभी तक तो हम पुरुष की ही बात कर रहे हैं जी। फादर भी ऐसे ऐसे सीन क्रिएट करते हैं, जॉब छोड़कर बैठ जाते हैं या फिर अपनी इनकम बहुत कम दिखाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो कैसे क्या बच पाते हैं इस तरीके से मेंटेनेंस? मैं बताता हूँ। देखिए, आजकल क्या होता है, आजकल ये होता है, सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो भी शादियां होती हैं आजकल, ये पहली प्रायोरिटी ये होती है कि भाई कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं लेनी है। अगर मेरे नाम से हो तो उसको माँ बाप के नाम से कर दो, ताकि पत्नी हक ना मांग सके, हक ना मांग सके, है ना। अगर मान लीजिए कोई मेरी इनकम हो रही है तो मैं अपने नाम पे उस इनकम को ना दिखा के कोई एक कंपनी बना लूं, उसके नाम पे वो सारा इनकम चलता रहे। इस तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन फिर एडवोकेट होते हैं, कोर्ट्स होती हैं, आप वहां पे पकड़े जाते हो और वहां आपको पैसे देने पड़ते हैं फिर भी। अच्छा, जैसे मेंटेनेंस तय हो गया, ठीक है कि पुरुष पिता को देना ही है मेंटेनेंस, या पत्नी को ही देना है, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से वो दिया जाता है? कई बार लोग एक मुश्त डिमांड करते हैं, कई बार लोग मंथली डिमांड करते हैं। जब आप कोर्ट जाओगे तो मान लीजिए दो तीन तरीके के मेंटेनेंस होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है एड इंटरिम मेंटेनेंस। एड इंटरिम मेंटेनेंस ऐसा होता है जैसे कि कोई एक व्यक्ति घायल हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसको आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके जाते हो, तुरंत उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वही होता है एड इंटरिम मेंटेनेंस। मतलब ये होता है कि तुरंत रिलीफ वाइफ को देना,
तो अगर आप सही सॉलिड एविडेंस पे जाओगे, साथ जाओगे, तो हो सकता है पहले डेट पे एड एंट्री मेंटेनेंस पति को देना पड़ जाए। ओके, समझ गए? ठीक है। दूसरा होता है एंट्री मेंटेनेंस। एंट्री मेंटेनेंस का मतलब होता है कि कोर्ट आपके इनकम को देखती है, आपके सिचुएशंस को देखती है और उसके बाद से एंट्री मेंटेनेंस अलाउ करती है। और तीसरा होता है फाइनल मेंटेनेंस। फाइनल मेंटेनेंस का मतलब होता है कि सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद से कोर्ट फाइनल मेंटेनेंस बताती है कि इतने पैसे आपको देना होता है। ठीक है। और इसमें कोर्ट का अप्रोच ये रहता है कि दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो एक जैसा लाइफ स्टाइल रहे। ऐसा ना हो कि एक बहुत रिच और बहुत लाइविश लाइफ चल रहा हो, दूसरा बिल्कुल साधारण लाइफ के लिए भी स्ट्रगल कर रहा हो। तो ये देखा जाता है। अब अगर मान लीजिए कि मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, कोर्ट ने अलाउ कर दिया और आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, तो कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है। और एग्जीक्यूशन जब फाइल करेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस। नहीं दोगे तो आपकी सैलरी अटैच हो जाएगी, आपके जिस सोर्स से भी इनकम आ रहा होगा उसको अटैच किया जा सकता है, उससे भी नहीं आएगा तो आपको जेल भेजा जा सकता है। सुना है कई बार केसेस में कहा भी गया है कि मजदूरी करके दो, आपको देना ही पड़ेगा। आप कितने बहाने बना लोगे, कोर्ट भी समझती है चीजों को, तो देना ही पड़ेगा। आपने मुझे 3 चीजें बताई, 3 तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। तो क्या ये एक व्यक्ति को तीनों ही मिलते हैं या एक एक करके ही? ये स्टेप बाय स्टेप मिलता है। पहले एड एंट्री मिला, फिर एंट्री मिला, फिर फाइनल मिला। अच्छा। हाँ। अब ये और मान लीजिए मेंटेनेंस डीवी में भी डिसाइड हो गया है और मेंटेनेंस आपको बीएनएसएस में भी डिसाइड हो गया है, तो कोई एक ही मिलेगा। अच्छा। और इसमें जैसे पत्नी अलग से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है और बच्चों के लिए अलग से मेंटेनेंस की डिमांड जो वो कोर्ट देखती है कि तीनों का खर्चा इतना होगा। हाँ। मतलब माँ, अगर 2 बच्चे हैं तो 3 लोग हो गए, उनका खर्चा इतना होगा और हस्बैंड का खर्चा इतना होगा, उसके हिसाब से डिसाइड करती है और फिर मेंटेनेंस बताती है। मैं आखिरी सवाल बच्चों से जुड़ा पूछूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा सफर बच्चे ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें होता क्या है कि बच्चे जब तक 18 के नहीं होते, बालिग नहीं है, तब तक वो फादर की लाइबिलिटी में माने जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि जब वो 18+ हो गए और जो अब उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा फादर को, ऐसा है? देखिए ऐसा है, बच्चे दोनों की लाइबिलिटी होते हैं, मदर के भी और फादर के भी। अगर मदर का इनकम है तो उनको भी पैसे देने होंगे बच्चे को, और फादर को तो देने ही देने होंगे। 18 साल तक इंडिया में, 18 साल के बाद आपको बच्चे को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे लड़की है और वो अविवाहित है तो मेंटेन करना पड़ता है। बच्चा है जो कि 18 साल का हो चुका है लेकिन अपाहिज है, दिव्यांग है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें 18 के बाद भी मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे केस चल रहा है, अभी तक बच्चों के लिए कई बार डाला गया, आपने बोला ना अभी एग्जीक्यूशन, लेकिन एग्जीक्यूशन हुआ नहीं और बच्चे 18 हो गए, तो ऐसी इतना लेट नहीं होता। एग्जीक्यूशन डालोगे तो एग्जीक्यूशन होगा, और 18 हो गए, 20 हो गए, जो केस डला हुआ है उसमें कैलकुलेशन होगा और सारे पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। पुराने वाले सारे ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब जो अभी तक नहीं दिया और बचते रहे वो एक साथ देना पड़ सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के ये मेंटेनेंस की कहानी काफी पेचीदा थी, लेकिन आपने इतने सही तरीके से बताया जी। आप इसमें मुझे एक थोड़ा सा सजेशन भी दीजिए दर्शकों को हमारे कि जब एक लीगली, मतलब सही तरीके से मेंटेनेंस को कैसे फाइल करना चाहिए, अनवांटेड तरीके से केसेस ना लादकर। मैं बता रहा हूँ सबसे पहला चीज ये है कि आपको एक राइट एडवोकेट से कंसल्टेशन करना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये है कि जब केस आप करने जाते हो तो आपको कई ऐसी चीजें बता दी जाती है कि पहले तुम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट करो, यानी कि पत्नी को वापस लाने का करो, है ना, उल्टे सीधे बताया जाता है। उसको रीवेरीफाई करें और फिर केसेस करें। अगर सही तरीके से जो एडवोकेट आपके केस को अपना समझ के फाइट करेंगे, वहां आपको निश्चित रूप से जीत मिलेगी। फिर भी अगर हम माने कि डिस्प्यूट हो गया तो केवल 3 केसेस डाल दें, मेंटेनेंस अपने पर्सनल? ऐसे नहीं। एडवोकेट के गाइडेंस के बाद से वो देखेंगे कि कौन से डालने चाहिए और आपके साथ में हुआ क्या है। ओके, अपनी सिचुएशन और केस के अकॉर्डिंग। जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।